हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वा मैथ्स एंड रीजनिंग। तो जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य देवभूमि के रूप में लोकप्रिय है। इसे 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में पहचान मिली। तो दोस्तों, देवभूमि के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। और यह भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो यह भारत के 27वें नंबर का राज्य है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। अब इसी के साथ हम यदि और बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के विषय में यहाँ पर अगर सबसे बड़ा हम पर्वत देखें दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे बड़ा पर्वत है नंदा देवी पर्वत। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा पर्वत है और यही नंदा देवी के नाम पर ही एक अभयारण्य है दोस्तों, नंदा देवी अभयारण्य। यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों उत्तराखंड के। अब इसी के साथ उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क भी है दोस्तों। कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह किस राज्य में है? तो यह जिम कॉर्बेट उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह दोस्तों उत्तराखंड का मैप। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यह फूलों की घाटी का चित्र है। तो फूलों की घाटी अगर पूछा रहा है किस राज्य में है, तो यह भी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। फूलों की घाटी वाला क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू एवं कश्मीर या ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। तो ये जो डोगरी भाषा है यह जम्मू और कश्मीर राज्य में बोली जाती है। ये रहा दोस्तों जम्मू कश्मीर का एक नज़ारा, जहाँ पर बोट हाउस यहाँ के एक प्रमुख नज़ारे हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात आई थी भाषाओं की, तो वर्तमान में संविधान में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। अब इसी प्रकार जो संविधान में भाषाओं से संबंधित अनुसूची है दोस्तों, वह कौन सी है? तो वह दोस्तों अनुसूची है 8वीं अनुसूची। तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाएं हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी ब्रज घाटी से होकर बहती है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी पेरियार या ऑप्शन डी पेन गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। तो जो ब्रज घाटी से होकर बहने वाली नदी है दोस्तों वह है नर्मदा। अब बात आई है दोस्तों नर्मदा की, तो नर्मदा का उद्गम स्थल अगर देखें तो नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक। और अमरकंटक किस राज्य में है दोस्तों? तो अमरकंटक है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश का एक अनूपपुर जिला है, वहाँ पर अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और इसका समागम कहाँ होता है दोस्तों? इसका समागम होता है खंबात की खाड़ी में। तो दोस्तों उद्गम इसका होता है अमरकंटक में और समागम होता है खंबात की खाड़ी में, जो कि भारत के पश्चिम में स्थित है। अब यहाँ पर नर्मदा नदी की अगर हम लंबाई देखें तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 अर्थात 1312 किलोमीटर। और अगर इसकी बात करें हम मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 1025 अर्थात 1025 किलोमीटर। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों नर्मदा रिवर या नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी की बात आई है दोस्तों, तो नर्मदा नदी पर एक प्रमुख बांध है जो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। वह बांध है सरदार सरोवर। कौन सा बांध है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध। यह परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट गॉडविन ऑस्टिन को K2 पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर K2 पर्वत की ऊंचाई हमसे पूछी गई है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 8681, ऑप्शन बी 8511, ऑप्शन सी 8091 या ऑप्शन डी 8611। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8611। जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों माउंट K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये रहा दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन, जिसे माउंट K2 भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। अब ये तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, परंतु अगर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत की हम बात करें तो वह कौन सा है दोस्तों? वह है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट
कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह नेपाल में स्थित है। और अगर हम बात करें कि नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सागर माथा के नाम से। और अगर इस माउंट एवरेस्ट की हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितनी ऊंचाई है दोस्तों? 8,848 मीटर। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए भाग 5, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 7 या ऑप्शन डी भाग 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 6। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद दिए हैं वह भाग 6 में दिए हुए हैं। अब यहाँ पर बात आई है दोस्तों राज्य विधानमंडल की, तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद भाग 6 में दिए हुए हैं और भाग 6 के अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद हमें दिए हुए हैं। अब इसी के साथ इसके हम बात करें अगर विधानसभा की, तो विधानसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? विधानसभा से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 170। और वहीं पर अगर हम यदि विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 171। तो ये दो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो राज्य विधानमंडल संबंधित है ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये रहा हमारे भारत का संविधान। अब दोस्तों बात आई है भारत के संविधान की, तो वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद है भारतीय संविधान में? तो वर्तमान में कुल 470 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। तो दोस्तों वर्तमान में अनुच्छेद कितने हमारे? 470। और अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। और इसी के साथ जो हमारे संविधान में भाग है वह वर्तमान में भाग कितने हैं दोस्तों? तो वर्तमान में 25 भाग है संविधान में। अब ये तो हो गई दोस्तों वर्तमान की बात। अगर हम पुराने समय में जब संविधान बनाया गया था उस समय टोटल कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? तो उस समय टोटल 395 अनुच्छेद थे। और इसी के साथ इसमें जो कुल भाग थे दोस्तों, कुल भागों की संख्या कितनी थी? तो इसमें कुल 22 भाग थे। उस समय में 8 अनुसूचियां थी। तो यह डाटा है दोस्तों जब संविधान बनाया गया था और यह डाटा है दोस्तों वर्तमान का। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनाईमुदी, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी कंचनजंगा या ऑप्शन डी कॉमेट पर्वत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनाईमुदी। तो दोस्तों अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। और यह अनाईमुदी किस राज्य में है दोस्तों? तो यह केरल राज्य में है। यह केरल राज्य की और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये रही दोस्तों अनाईमुदी पर्वत। अब बात आई है दोस्तों केरल की, तो केरल में एक मंदिर है जो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। कौन सा मंदिर है दोस्तों? शबरीमाला मंदिर। और शबरीमाला मंदिर किस भगवान से संबंधित है दोस्तों? तो यह भगवान अयप्पा से संबंधित है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क नृत्य महोत्सव देश की पृष्ठभूमि में एक ओपन एयर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है जिसे बैक प्लेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमसे यहाँ पूछा गया कि कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है गुरुवायूर मंदिर, ऑप्शन बी श्री सोमनाथ मंदिर, ऑप्शन सी सूर्य मंदिर या ऑप्शन डी कामाख्या मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य मंदिर। तो दोस्तों कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे कोणार्क नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है वहाँ के ओपन एयर ऑडिटोरियम में। अब यहाँ पर हमें कुछ प्रमुख मंदिर दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में अगर चर्चा करें तो श्री सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? श्री सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गुजरात में। इसी के साथ कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है। जो असम की राजधानी है गुवाहाटी, तो गुवाहाटी जिले में यह कामाख्या मंदिर स्थित है। और दोस्तों अगर गुरुवायूर मंदिर की हम बात करें तो यह किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में है। तो ये थे कुछ प्रमुख मंदिर दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ये रहा दोस्तों ब्लैक पैगोडा या कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब सूर्य मंदिर की बात आई है तो यह किस राज्य में है? तो यह ओडिशा राज्य में। और अगर इसके निर्माण के विषय में अगर चर्चा करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कराया था गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प नीति किसने लागू की थी? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली,
ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी लॉर्ड लीटन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। तो हड़प नीति का जो जन्मदाता है दोस्तों वह कौन है? लॉर्ड डलहौजी। यह हड़प नीति का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ये रहा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों हड़प नीति तो लाई थी, परंतु इसके साथ साथ इसने कुछ अन्य चीजों को भी बारे में शुरुआत की थी, जिसमें सबसे पहला है रेलवे। अगर रेलवे के जनक के विषय में बात करें तो वह लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है दोस्तों। इसी के साथ जो डाक विभाग है या डाक नेटवर्क है, इसका भी शुरुआत किसने की थी दोस्तों? इसकी भी शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इकाई डेटा संसाधन के लिए जिम्मेदार है तथा इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से जानी जाती है? तो डेटा संसाधन संबंधित इकाई कौन सी है, यह हमसे पूछा गया है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी कीबोर्ड या ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों, वह कहा जाता है सीपीयू को, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पर कुछ अन्य शब्दावली हमें दी हुई है दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया है रैम। तो रैम के विषय में अगर हम चर्चा करें तो रैम कितने प्रकार की होती है दोस्तों? रैम होती है 2 प्रकार की। और रैम का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है दोस्तों रैम का फुल फॉर्म? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम 2 प्रकार की होती है, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। यही है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पर कंप्यूटर के आविष्कार के बारे में अगर चर्चा करें तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार? चार्ल्स बेबेज ने। अब इसी के साथ अगर हमसे पूछा जाता कि कंप्यूटर में पहला प्रोग्राम किसने डाला था या पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में पहला प्रोग्रामर या पहला प्रोग्राम जिसने डाला था उसे कहा जाता है लेडी एडा लवलेस। तो लेडी एडा लवलेस या लेडी एडा अगस्टा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है दोस्तों। इन्होंने कंप्यूटर में पहला प्रोग्राम डाला था, इसीलिए इन्हें कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 30 नवंबर या ऑप्शन डी 26 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 नवंबर। तो हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब बात आई है दोस्तों संविधान दिवस की। तो संविधान दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था दोस्तों? तो यह मनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो यह डेट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसी दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसी कारण हम संविधान दिवस मनाते हैं। ये रहा हमारा दोस्तों भारत का संविधान। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।